हेलो स्टूडेंट ऑफ एमए फोर्थ सेम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था जनजातीय विकास के क्या क्या उपागम हैं, उनके मुद्दे और चुनौतियों पे। आज हम लोग बात करेंगे जनजातीय विकास के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रयास हुए हैं और उन पर नगरीकरण और औद्योगिकरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जनजातीय विकास को तीव्र करने हेतु 5वीं योजना के अंतर्गत 1978 में भारत सरकार ने जनजातीय उप योजना रणनीति बनाई और जिसका उद्देश्य जो था वो प्रमुख दो उद्देश्य थे। जनजातियों को अन्य गैर जनजातीय समूह के बराबर लाना, ये सबसे बड़ा उनका प्रमुख उद्देश्य था कि जनजातियों को मेन स्ट्रीम में लाना, और दूसरा था उन्हें विभिन्न स्वार्थ समूहों से सुरक्षित रखना। यानी जनजातीय क्षेत्र की विकास योजनाओं को इन दो क्षेत्रों में या भागों में बांटा गया। पहला था जनजातीय बहुल क्षेत्र और दूसरा था बिखरा हुआ जनजातीय क्षेत्र। तो बहुल जो बहुत ज़्यादा जहाँ जनजातीय आबादी थी वो क्षेत्र जो था भौतिक और सामुदायिक विकास के वहाँ पर विशिष्ट कार्यक्रम चलाए गए, जबकि बिखरे हुए जो जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र थे वहाँ पर जो गैर जनजातीय समुदाय थे उनके साथ मिलकर जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रयास किया गया। फिर उसके बाद 1975 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से जनजातियों को ऋणों की और उनकी ऋणग्रस्तता का जो एक दुष्चक्र कहा जाए उससे मुक्त करने का प्रयास किया गया। तो 50% से अधिक जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में 194 कहना चाहिए समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। और अधिक जनजातीय वाले जो ग्राम समूह थे उन वहाँ पर क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से कई केंद्रों की स्थापना की गई। और जनजातीय उपयोजना के तहत जनजातीय कल्याण के विभिन्न पहलू जैसे कृषि हो गया, बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, वन शिक्षा हो गया, मछली पालन हो गया, ग्रामीण एवं लघु उद्योग हो गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा पारिवारिक आय उनकी बढ़ाने हेतु कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष आर्थिक अनुदान दिए गए। इस प्रकार क्या हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 9वीं पंचवर्षीय योजना तक जनजातीय विकास के लिए बहुत सारे प्रयास जो हैं वो दिखाई देते हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए देखा जाए तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो सुरक्षा प्रदान किया गया वो अनुच्छेद 15 का 4 है, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग हैं जिसमें अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं, उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 29 में अनुसूचित जनजातीय और अल्पसंख्यक दोनों के हितों का संरक्षण की बात की गई। अनुच्छेद 46 है जिसमें जनता के दुर्बल वर्ग विशेष तौर पे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों पर विशेष सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 350 में पृथक भाषा, लिपि या संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है। और अनुच्छेद 350 में मातृभाषा में शिक्षण का प्रावधान है। इसी तरह सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और भिक्षा या अन्य बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध है। और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध है। इसी तरह आर्थिक दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 244 में देखें तो 5वीं अनुसूची जो है उसके खंड प्रथम में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इस अनुच्छेद के खंड 2 के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होता है। इसी तरह अनुच्छेद 275 जो है संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अधीन है और जिसमें विशेषीकृत राज्य जिसमें एसटी और एससी है को अनुदान सहायता है। और इसी तरह राजनीतिक सुरक्षा देखें तो उसमें अनुच्छेद 164 का 1 जो है वो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कार्य मंत्रियों के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 330 है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 337 है राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है।
अनुच्छेद 334 है, आरक्षण के लिए 10 वर्षों की अवधि, और इसमें अवधि के विस्तार के लिए भी कई बार संशोधन हुआ है। अनुच्छेद 243 पंचायतों में सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान है। इसी तरह अब हम लोग देख लें कि सेवा सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 16(4) है, 16(4)A है, 164 का B है, अनुच्छेद 335 है, 320 का 40 है ना। तो इसमें क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय अत्याचार अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है ना, जैसे कानून होने के बावजूद उन पर अत्याचार की घटनाएं देखा जाए तो निरंतर हो रही हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो या खनन का मामला हो या वन कटाव हो। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे वो जो हैं जनजातीय जो हैं अपने परिवेश से अलग होते जा रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा और विकास के प्रति हमें गंभीरता से सोचने की दरकार है। हमें ऐसी योजनाओं को अमल में लाना होगा जिससे आदिवासियों को कम से कम नुकसान हो, और जनजातीय जो बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर खनन आदि से प्राप्त जो आय होती है अनुसूचित जनजातियों को भी उसका हिस्सेदारी बनाया जाना चाहिए। इससे उनका सरकार के प्रति भरोसा भी बढ़ेगा, साथ में आदिवासियों के विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इनके शोषण और संवेदनशीलता के स्तर को देखते हुए इनकी संस्कृति की रक्षा करना सबसे अहम काम है, सबसे ज़रूरी काम है। और देश के कई अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रतिबंधित किया गया है ताकि उनकी संस्कृति और उनकी सामाजिक संरचना को नुकसान ना हो। तो उसके बाद भी देखा जाए, पाबंदी के बावजूद भी इन क्षेत्रों में बाहरी घुसपैठ जो है आ जाते हैं और इनकी संवेदनशीलता को खतरा पहुंचा रहे हैं। तो इसको लेकर भी बहुत कामगार कदम उठाने जाने की दरकार है। ऐसा नहीं है कि जनजातियों के प्रति सरकार का रुझान नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज़ादी के बाद से ही इसके विकास के प्रति सरकार की चिंता जो है वो बनी हुई है। देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना में ही जनजातियों के कल्याण के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी थी, और दूसरी परियोजना में भी जारी रखा गया था। तीसरी योजना में भी उनको एक अलग कार्यनीति बनाई गई थी क्योंकि पहली दोनों योजनाएं सफल नहीं हो सकी थी। फिर उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जनजातीय उप योजना शुरू की गई थी। साथ ही भारतीय संविधान में भी बहुत सारे अनुच्छेद बनाए गए हैं, इनके शोषण को रोकने के लिए बहुत व्यापक रूप से प्रबंध किए गए हैं। और अभी देखा जाए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी समुदाय के समग्र विकास और कल्याण के लिए बहुत सारे ऐसे मिशन चलाए जा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं। और मीडिया के क्षेत्र में भी जनजातीय अनुसंधान संस्थान को सहायता अनुदान योजना शामिल किया है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की योजना भी चलाई जा रही है और इनकी आजीविका के लिए जनजातीय उत्पादनों के विकास और बहुत सारे ऐसे समर्थन की योजनाएं हैं। तो कमज़ोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए कम साक्षरता वाले ज़िलों में आदिवासी लड़कियों में शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है, जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना है, अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा है ना। और बहुत सारी ऐसी प्रायोजित योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि जनजातीय समुदाय में शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। बहुत सारी ऐसी छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ताकि इनकी जनजातियों के विकास को गति मिल सके। लेकिन इसके बावजूद अगर तमाम सरकारी प्रयास और योजनाएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी देश में मौजूदा जनजातीय जो है वो असुरक्षा की भावना के साथ जी रही है। तो बहुत सारी समाजगत समस्याएं भी इनके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हें अपनी पारंपरिक आजीविका के जो रिसोर्सेज हैं उनसे बेदखल होने का भी बहुत डर है और साथ ही अपनी ज़मीन और अपनी परिवेश से उखाड़े जाने का भी खतरा है।
तो कहीं ना कहीं वनों की संख्या जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। इससे जंगल में रहने वाले जनजातियों के पुनर्वास की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि कुल मिलाकर कहना चाहिए कि जनजातियों की जो स्थिति है बहुत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार से ये वंचित हैं। अब हम लोग बात करेंगे जनजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव। तो अगर देखा जाए तो जनजातियों के सामाजिक या सांस्कृतिक जीवन पर सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा था तो नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया का। तो इससे क्या हुआ था, उनके परंपरागत जो सामाजिक जीवन थे या सामाजिक संरचना थी या उनके व्यक्तिगत व्यवहार थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो इसमें कहा जाता है, कोई शक नहीं था कि ये जो प्रभाव था ये बहुत ही निगेटिव था, ऐसा नहीं था, रचनात्मक प्रभाव भी हुआ था, लेकिन उस और भी बहुत सारी जटिल समस्याओं का भी जन्म हुआ था। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव। तो जनजातीय समाज की अपनी सामाजिक व्यवस्था रही है और ये समाज जो थी नातेदारी व्यवस्था पर आधारित समाज होता था। तो समाज के प्रत्येक सदस्य अपने परिवार, वंश, गोत्र हैं, उप जनजाति या जनजाति के रूप में साथ साथ रहते थे। लेकिन नगरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, जनजातीय समाज की सामाजिक व्यवस्था प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और क्या हुआ, काम और नौकरी और रोजगार की तलाश में जनजातीय जनसंख्या जो थी नगर और औद्योगिक शहर की ओर पलायन करने लगी। इससे क्या हुआ कि कहीं पत्नी और बच्चे जो थे गांव में रहते थे और पति काम की खोज में शहर जाता था। तो जिससे क्या हुआ, जनजातीय गांव नगर या शहर के पास हैं तो वहां ज़्यादा ही नगरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव दिखाई दिया। इसी तरह दूसरा है सामाजिक संबंधों पर प्रभाव। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ, जनजातीय समाजों में परंपरागत जो उनकी सामाजिक व्यवस्था थी उसके स्थान पर क्या हुआ, आधुनिक सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो गई। क्योंकि उनका जनजातीय समाज जो थे पहले नातेदारी पर आधारित समाज था और कहीं ना कहीं दूसरे समाज के सदस्यों से वो मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जनजातीय ग्राम भी शहर की परिधि में आ गया। कुछ जो दूर दराज के गांव के निवासी थे वो नौकरी पेशा करने के लिए जो शहर में आकर अपने परिवार के सदस्य के साथ रहते थे, वो लोग भी अब बार बार अपना घर जाना बहुत अच्छा नहीं मानते थे। अब तीसरा पॉइंट है परंपरागत संस्कृति पर प्रभाव। तो जनजातीय समाज अगर आज तक अपनी संस्कृति के आधार पर ही अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए थी ऐसा माना जाता है, लेकिन जनजातीय समाज की अपनी रीति रिवाज, परंपरा, प्रथा, कानून, विश्वास, नृत्य, संगीत और कला, ये सब उनका अपना रहा है। तो इसी वजह से उनकी संस्कृति जो थी गैर जनजातियों से भिन्न रही। तो जनजातीय समाज की कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिनके माध्यम से संस्कृति के बारे में शिक्षा दी जाती थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेतलाहा है, घमखुरिया है ना। युवा गृह के सदस्य जो थे रात्रि विश्राम के समय क्या करते थे, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र या लोक कथा, लोक गाथा इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन जनजातीय समाजों के नगरीय एवं औद्योगिक समाज के संपर्क में आने से क्या हुआ, युवा गृह का महत्व जो था वो घटता जाने लगा। तो अब क्या हुआ, परंपरागत नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, जो लोक कथा कहावतें थीं, उनकी शिक्षा नहीं दी जाती थी। बच्चे अब क्या करते थे, युवा गृह में नहीं रहते थे और वे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो और जब स्कूलिंग करने लगे तो उनकी नृत्य, संगीत आदि में भी बहुत भाग नहीं लेते थे और वो आधुनिक नृत्य संगीत को पसंद करते थे और उसमें ही भाग लेते थे। इसी तरह अर्थव्यवस्था पे प्रभाव किस तरह पड़ा कि जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था जो थी वो भी नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव से बहुत बदली। और शहरीकरण और औद्योगिकरण के पहले क्या था, जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था जो थी शिकार था, कृषि था, दस्तकारी पर आधारित थी। लेकिन औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण क्या हुआ, जनजातीय अर्थव्यवस्था नौकरी, व्यवसाय और विभिन्न प्रकार के श्रमिकों पर आधारित हो गई। तो क्योंकि अब जनजातीय समाज में पढ़े लिखे लोग जो थे वो नौकरी करने नगर और शहर में आके बस गए, तो वो लोग जो थे सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों और विभागों में अपना श्रम बेचने लगे। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जनजातीय समाज में कुछ सदस्य जो थे छोटे छोटे व्यवसाय भी करने लगे और छोटी छोटी दुकानें चलाकर अपना रुपया कमाने लगे। तो इससे क्या हुआ, शहर के आसपास रहने वाली जनजातियां जो थीं वो शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण
समाज में रुपए पे आधारित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, यानी वो सब्जी बेचकर या अपनी दैनिक बाजार में बेचकर वो रुपया प्राप्त करने लगे। नेक्स्ट था आधुनिक शिक्षा की ओर झुकाव। शहरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव जब जनजातीय समाज में शिक्षा पर पड़ा तो बहुत ज़्यादा यानी आधुनिक शिक्षा का संचार हुआ और जनजातीय समाज के सदस्य भी अपनी आधुनिक ये जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है इसकी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और जनजातीय समाज के बीच आधुनिक शिक्षा जब विकसित हुई तो उस समाज के सदस्यों ने देखा कि जो लोग पढ़ लिख कर शहर जाकर बस गए वो लोग बहुत अच्छे ढंग से रह रहे हैं और धनी भी हो गए हैं, तो और डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर बन रहे हैं। तो उन लोगों ने भी अपने ही समाज के सदस्यों को शिक्षित होने के नाते विकसित देखकर जनजातियों के बीच में भी आधुनिक शिक्षा का महत्व बढ़ गया। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। शहरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव जनजातियों के जीवन पे तो पड़ा ही था और उनके कहना चाहिए औद्योगिक समाज के संपर्क में आने से जनजातीय समाज के विश्वासों में भी परिवर्तन हुआ। पहले क्या था, झारखंड की जनजातियों के बीच धारणा थी कि सभी चीज़ों का उत्पादन जो है सींग और बोंगा की कृपा पर आश्रित था। सींग बोंगा ही सभी चीज़ों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी था। तो उन लोग सींग और बोंगा को धरती माता की पूजा जोर शोर से करते थे। जनजातीय समाजों में पहले आधुनिक तकनीक को नहीं अपनाया जाता था। उनका विश्वास था कि अगर आधुनिक तकनीक के प्रयोग से सींग और बोंगा तथा धरती माता नाराज हो जाएंगी, लेकिन जब जनजातीय समाज के सदस्य जो थे, जो औद्योगिक समाज के सदस्यों के संपर्क में आए, तब उनमें आधुनिक तकनीक के प्रति नए विश्वास का जन्म हुआ। उन्होंने देखा कि उद्योग की स्थापना जो है वृहद पैमाने पर हुई है और जनजातीय समाज के सदस्यों ने भी खेती में आधुनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जनजातीय समाजों में भी आधुनिक तकनीकी ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव। शहरी और औद्योगिक समाज का प्रभाव जब जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ा तो जनजातीय समाज की क्योंकि अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती थी और इनके सदस्य जो थे अपनी राजनीतिक समस्याओं का समाधान अपने जो परंपरागत ग्राम प्रधान थे या वृद्ध जन थे, है ना, ग्राम पंचायत थी, अंतर ग्राम पंचायत थी या जनजातीय प्रधान के माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते थे। लेकिन नगर और औद्योगिक शहर के संपर्क में आने में क्या हुआ, जनजातीय समाजों में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं में अभिरुचि बढ़ गई। अब उन्होंने क्या किया, समाजों में विधि व्यवस्था का नियंत्रण थाने के माध्यम से किया और लोग विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी भाग लेने लगे और परिवार स्तर के सभी निर्णयों में महिलाओं की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होने लगी और शादी, झगड़ा, समझौता, शिकायत दर्ज आदि में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। नेक्स्ट है वस्त्र और आभूषण पर प्रभाव। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का प्रभाव जो था जनजातियों के वस्त्र और आभूषण पे भी पड़ा। नगर और औद्योगिक शहर के संपर्क में आने के कारण क्या हुआ, आधुनिक वस्त्रों का प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई देने लगा। ये लोग अपने समाज के सदस्यों के सहयोग से वस्त्र तैयार करते थे और उन वस्त्रों को अन्य जनजातियों के लोग खरीद कर पहनते थे और वे लोग वस्त्र के बदले में अनाज प्राप्त करते थे और शादी विवाह के अवसर पर लड़का और लड़की और बारातियों के लिए विशेष प्रकार का परिधान तैयार किया जाता था। लेकिन शहरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप आधुनिक जो मिलों में तैयार किए गए वस्त्र जो थे वो जनजातीय क्षेत्रों में भी पहुंच गए और वो वस्त्र जो थे देखने में बहुत सुंदर होते थे और कीमत में बहुत सस्ते होते थे, तो इसलिए वो जनजातियों के क्षेत्रों में पहुंच गए। नेक्स्ट है खेल सामग्री पर प्रभाव। नगरीकरण और औद्योगिकरण का जनजातीय समाज के खेल एवं मनोरंजन सामग्री पर भी पड़ा। क्या हुआ, जनजातीय समाज में शिशु, पत्रा, घोंघा, पंख, फल, इन सबों को खेल सामग्री के रूप में प्रवेश करते थे, है ना। और ये लोग लुका छिपी हो गया, बाग बकरी हो गया, गोंडी हो गया, अंडी हो गया, इस तरह के खेल खेलते थे। और किशोर जो थे चौका, कबड्डी खेलते थे। नौजवान लोग चोर सिपाही है, लाठी है, भाला, तलवार, तीर, ये सब खेलते थे।
और अखाड़ों में नृत्य करके मनोरंजन होता था। वृद्धजन जो थे अपने घर के शिशुओं को कथा कहानी सुनाकर मनोरंजन करते थे। लेकिन क्या हुआ, जब शहरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा तो जनजातीय समाज की खेलकूद की सामग्री में परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ, उन्होंने क्रिकेट है, हॉकी है, चेस है, कैरम है, ताश है, इन सभी खेलों का प्रचलन शहरी क्षेत्रों से देहात क्षेत्रों में भी आ गया और इन लोग भी हॉकी आदि खेलों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने लगे। नेक्स्ट है मनोरंजन सामग्री पर प्रभाव। नगरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव जो था जनजातीय समाज के मनोरंजन सामग्री पर भी पड़ा। जैसे जनजातीय समाज में मनोरंजन का केंद्र जो था वो अखाड़ा होता था। सुबह और शाम में जनजातीय समाज के सदस्य इसी अखाड़े में एकत्रित होते थे और गपशप करके, कथा कहानी करके एक दूसरे का मनोरंजन करते थे। लेकिन नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण जनजातीय समाजों में आधुनिक मनोरंजन के साधन देखे गए। जैसे जनजातीय समाजों में रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, है ना, रिकॉर्ड प्लेयर हो गया, ये सब आधुनिक मनोरंजन के साधन पाए जाने लगे। फिर है गृह एवं घरेलू उपकरण पर प्रभाव, यानी नगरीकरण और औद्योगिकरण का प्रभाव जनजातीय समाजों के घर और घरेलू जो उनके उपकरण थे उसमें भी दिखाई देते हैं। जनजातीय समाज के पास क्या था, बांस, लकड़ी, घास फूस, मिट्टी, खपराइल के बने हुए घर होते थे और उनके घर जो होते थे एक ही तल्ला यानी एक ही फ्लोर के हुआ करते थे। लेकिन जनजातीय समाजों में उद्योग और नगर के संपर्क के कारण उनकी गृह निर्माण की तकनीक जो थी वो भी प्रभावित थी। अब क्या हुआ, इन लोग घर जो है ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ है, सरिया है ना, और ठेकेदार आदि के माध्यम से आधुनिक ढंग से बनाने लगे। खिड़की दरवाजे भी लगने लगे और स्नान घर बनने लगे, रसोई घर हो गया। तो इस तरह से देखें तो जनजातियों का आज के समय में उनके अस्तित्व को लेकर एक सवाल खड़ा होता है और जबकि सरकारी प्रयास से के सही क्रियान्वयन के अभाव के चलते उनकी समस्याएं और बढ़ रही हैं। तो जनजातियों के पुनर्वास और उनके समुचित संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी सरकार के ऊपर है। तो एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र होने के कारण इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्राचीन सभ्यता के विलुप्त होने के पूर्व ही उनकी रक्षा के लिए प्रयास किया जाए और जनजातियों की गरीबी को मिटाने के लिए एक समाजवादी राष्ट्र को समुचित कदम उठाने होंगे। केंद्रीय सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहा जाता है बिचौलिया जो होते हैं, बीच के मीडिएटर होते हैं, वो ले जाते हैं, जिससे जनजातियों के बीच बहुत व्यापक असंतोष और विद्रोह की भावना जन्म लेती है। तो ज़रूरत रहते ही अगर इन समस्याओं पर समुचित ध्यान दिया जाएगा, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, आवास जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के तहत एक मतलब सही काम होगा तो एक शिक्षित, स्वस्थ, लोकतांत्रिक समुदाय का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद।